गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, लेविस एसिड, लेविस बेस, इन सभी फैक्टर को पढ़ रहे थे। आज की क्लास में हमारा इंटरमीडिएट का पढ़ाई स्टार्ट होता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट, आपको मैंने बताया था रिएक्शन के दौरान जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का कन्वर्जन होते रहता है, जिस समय रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते रहता है, उस दौरान रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के दौरान बीच में कुछ ऐसा अवयव बनता है जो सच्चा होता है, जो सच में बनता है। हम चाहे तो उसे बर्तन से अलग कर सकते हैं, हम चाहे तो इसकी स्टेबिलिटी को माप सकते हैं, उसके लाइफ स्पैन को मेजर किया जा सकता है कि वो कितने समय के लिए बना है। वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, वो हमारे रिएक्शन का अंतिम सिरा नहीं होगा, क्योंकि वो बीच में कुछ ही पल के लिए बना है। तो वही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के दौरान जो बीच में कुछ समय के लिए इंटरमीडिएट स्पीसीज जो बनते हैं, उसी का नाम रखा गया है रिएक्शन इंटरमीडिएट। ऐसे तो कहने के लिए आप बोल सकते हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट की संख्या इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन हमारे ऑर्गेनिक में जिस स्तर की हम पढ़ाई कर रहे हैं उसमें मात्र 6 प्रकार के रिएक्शन इंटरमीडिएट को जिक्र किया गया है। फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन, ये हमारा 6 इंटरमीडिएट होता है। इन 6 इंटरमीडिएट में सबसे पहला इंटरमीडिएट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है फ्री रेडिकल। उस इंटरमीडिएट का नाम है फ्री रेडिकल। तो देखिए, फ्री रेडिकल, सबसे बड़ी बात है कि फ्री रेडिकल का निर्माण कैसे होता है। फ्री रेडिकल का निर्माण कैसे होता है, तो देखिए, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड का टूटना 2 प्रकार से होता है। अगर बॉन्ड ईमानदारी से टूटे तो उसको कहा जाता है होमोलिसिस या होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। जैसे देखिए, ए और ये रहा बी, और ये ए का इलेक्ट्रॉन और ये रहा बी का इलेक्ट्रॉन, और दोनों ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड का निर्माण किया है। और ये अगर बॉन्ड ईमानदारी से बीच से टूट जाए, अगर ये बॉन्ड ईमानदारी से बीच से टूट जाए तो क्या होगा कि ये बॉन्ड टूटेगा ईमानदारी से। इसका मतलब ए अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा और बी अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा। इस तरीके से ए के पास एक बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन बचेगा और बी के पास भी एक बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन बचेगा, और ये जो बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन है, इसी बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है फ्री रेडिकल। यानी इसका नामकरण अगर किया जाए तो इसे लिखा जाएगा ए फ्री रेडिकल और इसे बोला जाएगा बी फ्री रेडिकल। यानी एक बात तो आपको समझ में आ गया कि सर, फ्री रेडिकल की उत्पत्ति, फ्री रेडिकल का जनरेशन तभी होता है जब कोवेलेंट बॉन्ड, साझेदारी वाले बॉन्ड ईमानदारी से टूटते हैं। ए अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, बी अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, और दोनों यदि अपने रिश्ता को खत्म कर लिया, दोनों यदि अपने अपने अलग हो गए, तो उस समय जो बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन बना है ए के पास और बी के पास, ये उसका बन जाएगा फ्री रेडिकल। इसी को कहा जाएगा फ्री रेडिकल। यानी फ्री रेडिकल का निर्माण कब होता है, तो जिस समय बॉन्ड का होमोलिसिस होता है। होमोलिसिस का मतलब ईमानदारी से बॉन्ड का टूटना। तो जिस समय बॉन्ड का होमोलिसिस होता है, यानी होमोलिटिक क्लीवेज होता है, उसी प्रकार से उसी समय पे ये फ्री रेडिकल का निर्माण होगा। तो अब इसका डेफिनेशन देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके बाद मैं फ्री रेडिकल के बारे में सारी बातों को जिक्र करूँगा। देखिए, जैसे ऑर्गेनिक का सबसे जीता जागता एग्जाम्पल जो बच्चा जानता है, मीथेन।
जानते होंगे फार्मूला CH4, तो मीथेन आपका है CH अब ये एक कार्बन है जिससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। अगर कार्बन के बारे में आप सोचें तो देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। और आपको बताया गया है कि बॉन्ड बनाने के लिए हमेशा बाहरी शेल का इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है। तो कार्बन के बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन, 4 डॉट से 4 इलेक्ट्रॉन। और सर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, इसके पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, और यही 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन है, और यही 1 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर के भी इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये रहा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये रहा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये रहा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और ये रहा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब देखिए एक बॉन्ड से मिलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बनाया, इसका मतलब हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया है। हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बनाया, इसका मतलब हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा है, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा है, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा है। यानी हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में साझेदारी करके टोटल 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के इनर्ट गैस यानी हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर दिया। इसका मतलब हाइड्रोजन भी अपने आप में स्टेबल बन चुका है। लेकिन अगर कार्बन की बात किया जाए तो सर कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना रहे हैं। 1 बॉन्ड से कार्बन को मिलता है 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए ना, एक अपना एक साझेदारी करके लिया तो कार्बन को कितना हुआ? 2। तो 1 बॉन्ड से कार्बन को मिलेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरीके से 4 बॉन्ड से कार्बन को कितना मिलेगा? 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से एक बात आप देख सकते हैं कि सर कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कार्बन का ऑक्टेट पूरा है। अब मैं फ्री रेडिकल का निर्माण करने की कोशिश करता हूं कि यहां से फ्री रेडिकल बनाना है मुझे। अब देखिए आज मैं फ्री रेडिकल डायरेक्ट बनाता हूं, समय आएगा रिएक्शन मैकेनिज्म में तो आपको बताया जाएगा फ्री रेडिकल बनाने के विधि होते हैं। फ्री रेडिकल दुनिया में 3 प्रकार से बनाए जाते हैं, बाय यूजिंग हीट। हीट को यदि आप देते हैं, किसी भी चीज को गर्म करते हैं, तो संभावना वह बनता है कि फ्री रेडिकल बनेगा। बाय यूजिंग सनलाइट, किसी भी चीजों को अगर सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो वहां भी फ्री रेडिकल का जनरेशन का चांस बनता है। और तीसरा तरीका हमारा होता है बाय यूजिंग मेटल और मेटल सॉल्ट, किसी मेटल या मेटल सॉल्ट के उपस्थिति में भी फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है। लेकिन चूंकि मैं यहाँ तो बस इंटरमीडिएट के बारे में कुछ फैसिलिटी देखना चाहता हूँ, इसलिए बस फ्री रेडिकल का ऊपर की बातों को हम देखेंगे, रिएक्शन हम अभी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए अगर इसमें सभी बॉन्ड भाई एक ही प्रकार के हैं, अगर इसमें कोई भी बॉन्ड अगर ईमानदारी से टूट जाए, यानी यहां पे क्या होगा? होमोलिसिस होगा। होमोलिसिस, तो अगर होमोलिसिस हो किसी एक बॉन्ड का, तो अगर ये बॉन्ड मान लीजिए होमोलिसिस हो यानी ईमानदारी से टूटे, इसका डायग्राम देखिए आगे जाके क्या बन जाएगा। ये CH बॉन्ड ईमानदारी से टूट गया तो ये बन जाएगा ऐसे HC H और ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन और ये लिंकेज खत्म हो गया है, और साथ में प्लस ये H और ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन। अब देख सकते हैं एक चीज आप कि सर ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, तो ये H का इलेक्ट्रॉन, ये C का इलेक्ट्रॉन, ये C का इलेक्ट्रॉन, ये H का इलेक्ट्रॉन, ये H का इलेक्ट्रॉन, ये C का इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से ये बॉन्ड ईमानदारी से टूट गया। और ईमानदारी से टूटने में आप देख लीजिए कि कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया, बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन ने उस अकेला इलेक्ट्रॉन को
अपने पास रख लिया। इस प्रकार से यहाँ पे कार्बन के पास भी फ्री रेडिकल बन गया और हाइड्रोजन के पास भी फ्री रेडिकल बन गया। जब बॉन्ड ईमानदारी से टूटते हैं तो ईमानदारी से टूटने के बाद जो बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन बन जाता है उसी का नाम रखा जाता है फ्री रेडिकल। तो ये रहा आपका हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। और आप जानते होंगे मीथेन से अगर एक हाइड्रोजन हटाया जाए तो बनता है मिथाइल, और इसके पास बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन है तो यहां बन जाएगा क्या चीज, मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल। अब अगर हम फ्री रेडिकल का डेफिनेशन देने की कोशिश करें तो फ्री रेडिकल का डेफिनेशन में हम क्या बोलेंगे, देखिए फ्री रेडिकल का उत्पत्ति, फ्री रेडिकल का निर्माण तब होता है जब बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीवेज होता है, ईमानदारी से ब्रेकिंग होता है। तो सबसे पहले मैं पहला पॉइंट बनाता हूं इसका डेफिनेशन, क्या चीज, फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड as a result of homolytic bond cleavage। देखिए लाइन क्या बता रहा है, फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड, फ्री रेडिकल बनते हैं एज ए रिजल्ट, किस परिणाम के रूप में, तो ऑफ होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलिटिक का मतलब होता है ईमानदारी से बॉन्ड क्लीवेज यानी बॉन्ड का टूटना। फ्री रेडिकल की उत्पत्ति तब होता है जब बॉन्ड कैसे टूटता है, ईमानदारी से टूटता है। अब देखिए फ्री रेडिकल के बारे में अगर हम पॉइंट निकालने की कोशिश करें तो इसका अगला पॉइंट ये निकल सकता है, ये तो इसका डेफिनेशन हो गया और ये इसके पॉइंट निकलते हैं। बताइए बॉन्ड ईमानदारी से टूटा है, अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके भाग जाता तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती और कार्बन पे आता पॉजिटिव चार्ज, या कहीं ऐसा होता कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ही कार्बन लेके भाग आता तो इस प्रकार से कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होता और कार्बन पे आता नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चूंकि कार्बन के पास चला जाता तो हाइड्रोजन पे आ जाता पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर, अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉन कोई लेता तब भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता, या कार्बन अगर किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता तब भी कार्बन पे नेगेटिव आता। मतलब यदि कार्बन इलेक्ट्रॉन चाहे ले या चाहे दे, उन दोनों ही केसेस में कार्बन पे चार्ज आते हैं। लेकिन फ्री रेडिकल में आप देख सकते हैं कि चूंकि बॉन्ड ईमानदारी से तोड़ा है इसलिए इस कार्बन पे ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ना प्लस का झंझट ना माइनस का लफड़ा, इसका मतलब ही चार्ज जीरो होता। और अगर चार्ज इसके पास जीरो है इसका मतलब इसे कहा जाएगा न्यूट्रल स्पेसीज, यानी इस पे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है। तो मैं अगला लाइन लिखूंगा, इट इज न्यूट्रल स्पेसीज। अब देखिए कार्बन के पास अगर टोटल इलेक्ट्रॉन गिने जाए कि टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने हैं, तो आप चाहें तो टोटल इलेक्ट्रॉन भी गिन सकते हैं। आप अगर कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन गिनेंगे तो देखिए कितने हैं, कैसे गिनेंगे आप देख लीजिए। एक बॉन्ड में है 2 इलेक्ट्रॉन, गौर से देखिए, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन तो 3 बॉन्ड में कितना, 6 इलेक्ट्रॉन, और यहां रहा एक बेजोड़ा तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गया बॉन्ड से और 1 इलेक्ट्रॉन आ गया यहां पे, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, यानी इट हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हमारा लाइन लिख सकते हैं यहां पे, इट हैज
7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाहरी कक्षा में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है। तो एक बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर यदि 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसका सपना होता 8 का। ये चाहता है कि काश अगर हमारे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता तो हमारा अष्टक पूरा हो जाता। मतलब इसे अभी भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि ये चाहता है अष्टक पूरा करना और इसके पास टोटल गिन के आ रहे हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से इसे इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इस लाइन को मैं लिखता हूं, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी। इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ये ऐसे प्रजाति हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब देखिए मैं इस सभी पॉइंट को मिटाऊंगा और फिर से अगला पॉइंट बना के आपको दूंगा, इसलिए इसको बेहतर ढंग से एक बार देख ले कि फ्री रेडिकल और फॉर्म्ड फ्री रेडिकल बनते हैं एज अ रिजल्ट किस परिणाम के रूप में। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन या होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, यानी ईमानदारी से बॉन्ड के टूटने के क्रम में इसके ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है, क्योंकि बॉन्ड ईमानदारी से टूटा है। इसका मतलब ये न्यूट्रल प्रजाति है। इसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में, और चूंकि अष्टक इसका पूरा नहीं है, 7 है, यानी एक लेना चाहता है, मतलब इसे अभी भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी है इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। अगला पॉइंट मैं और भी बताता हूं, इसको पहले मिटा देता हूं। अब देखिए एक लाइन आप भी सोच सकते हैं, अगर इसे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन देना या लेना। अरे भाई, जब इसे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये हमेशा चाहेगा इलेक्ट्रॉन लेना। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन स्वीकार करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेने वाले की तरह व्यवहार करता है। तो मैं यहां पे लिखता हूं, इट acts as इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यह इलेक्ट्रॉन लेने वाले की तरह व्यवहार करता है। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाले की तरह व्यवहार कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी इसे इलेक्ट्रॉन की चाहत है, यानी ये इलेक्ट्रॉन से नफरत नहीं करता है। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ये चाहता है कि काश अगर मुझे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता तो 7 से हम 8 हो जाते हैं। मतलब अभी भी इस फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन की चाहत है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन से नफरत नहीं, मोहब्बत करता है। और जो इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करेगा, जिसे इलेक्ट्रॉन की चाहत होगा, उसी को कहा जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब इट acts as इलेक्ट्रोफाइल। यह इलेक्ट्रॉन की चाहत रखने वाले प्रजाति है। यह इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रहे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह यह जरूर व्यवहार करता है। इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन की चाहत रखने वाला, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन की चाहत रखने वाला, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लव। तो इलेक्ट्रॉन की चाहत रखने वाला इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, जिसे इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत हो, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो चूंकि इसे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करता है और इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। और मैंने आपको बताया था कि जो प्रजाति इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, और वो भी अगर जोड़ा में इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो जोड़ा में इलेक्ट्रॉन लेने वाले को कहा जाता है लेविस एसिड। जैसे देखिए, अगर ए के पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है
और बी के पास अगर मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 है, 1 2 3 4 5 6। देखिए ए के पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है और बी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो बी चाहता है कि काश यदि मुझे कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे देता तो आज हम 6 से 2 लेकर के 8 हो जाते, और उस समय ये ए अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लेके दे दिया। तो इसने दिया जोड़ा इलेक्ट्रॉन का, इसलिए इसे कहा जाएगा लेविस बेस। और इसने पूरा जोड़ा इलेक्ट्रॉन लिया, चूंकि 6 था, जोड़ा लेगा यानी 2 लेगा तब जाके इसको 8 होगा, तो इसे कहा जाएगा लेविस एसिड। लेकिन आप देख सकते हैं इसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। कमी जरूर है, लेकिन इतना भी कमी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ले ले। भाई 7 है, ये 2 नहीं ले सकता। जोड़ा का मतलब कम से कम 2 लेगा, या 4 लेगा, या 6 लेगा, या 8 लेगा। चूंकि भाई इसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है ही, और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो 7 2 9 हो जाएगा, मतलब फिर से ऑक्टेट हमारा फेल कर जाएगा, यानी ये ऐसा काम भी नहीं करना चाहेगा। ऑर्गेनिक में 99% केसेस में ऑक्टेट के नियम का पालन किया जाता है। जब थर्ड पीरियड के एलिमेंट आते हैं तब जाकर के ऑक्टेट के नियम को फेल करवाते हैं। यहाँ तो कार्बन हमारे सेकंड पीरियड के हैं, तो इसलिए ऑक्टेट का भरपूर पालन होगा। तो इसके पास 7 है, लेकिन यह 2 नहीं ले सकता। 2 लेता इसका मतलब जोड़ा में इलेक्ट्रॉन लेता, और अगर ये जोड़ा में इलेक्ट्रॉन ले लेता तो यह लेविस एसिड बन जाता। लेकिन चूंकि ये जोड़ा में इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है, इसलिए आप इसे लेविस एसिड नहीं बोल सकते हैं। ये कैसे होगा, इसे अगर हम देखें तो यहां पे लिखेंगे इट कैन नॉट एक्सेस लेविस एसिड। यह लेविस एसिड की तरह काम नहीं कर सकता है। ये लेविस एसिड की तरह काम नहीं कर सकता है। एक लाइन ये आपको मैंने बताया कि ये लेविस एसिड की तरह काम नहीं कर सकता है। लेविस एसिड का मतलब लोन पेयर लेने वाला, जोड़ा में इलेक्ट्रॉन लेने वाला। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़ा में नहीं ले सकता है। लेविस एसिड का मतलब आप समझ रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लेने वाला, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ये लेविस एसिड की तरह काम नहीं कर सकता है। अब देखिए एक बात आप समझ रहे होंगे, इस कार्बन में अगर देखिए फ्री रेडिकल में अगर गौर से देखेंगे तो इसके पास आप देख सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। सर 2 इस बॉन्ड में है, 2 इस बॉन्ड में है, 2 इस बॉन्ड में है, 6 हो गया। लेकिन एक बेजोड़ा इसके पास यहाँ है, ये फ्री रेडिकल, ये बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन है। और सॉलिड स्टेट में मैंने आपको बताया था कि जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन की संख्या जोड़ा होता है उसे कहते हैं डायामैग्नेटिक, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बेजोड़ा होता है उसे कहा जाता है पैरामैग्नेटिक। तो इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि ये फ्री रेडिकल कैसा होगा, डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। सर अगर यहाँ जोड़ा होता तो हम इसे बोलते डायामैग्नेटिक, लेकिन चूंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बेजोड़ा है इसलिए इसे हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। पैरामैग्नेटिक नेचर कहने का मतलब क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बेजोड़ा होते हैं इसलिए इसे कहते हैं पैरामैग्नेटिक। अब देखिए अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो सबसे शुरू वाले लेक्चर में ही आप देखे होंगे
कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। और हाइब्रिड ऑर्बिटल यदि 4 है तो होता था sp3, 3 हाइब्रिड है तो sp2 और 2 हाइब्रिड अगर है तो उसको कहते हैं sp, ऐसा। तो अब यहाँ से देख के आप बता सकते हैं, इसके पास ये रहा एक सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड। बताइए सिग्मा बॉन्ड कितनी बार है? 3 बार। सिग्मा बॉन्ड है 3 बार और लोन पेयर है ही नहीं। अरे भाई ये तो इलेक्ट्रॉन का बेजोड़ा है ना, लोन पेयर का मतलब होता है जोड़ा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बेजोड़ा होता है इसलिए लोन पेयर है 0। तो सिग्मा बॉन्ड 3 है, लोन पेयर 0 है, तो 3 + 0 कितना होगा? 3, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया 3। और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। तो मैं लिखता हूं यहां पे इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड जनरली, ये जनरली sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। अब देखिए ये जनरली शब्द का क्यों इस्तेमाल किया गया, इसको जरा समझिए। जनरली इसी लिखा गया क्योंकि अक्सर फ्री रेडिकल आपको ऐसा ही मिलेगा, लेकिन अगर आपके पीछे कोई पड़ जाए कि भाई कुछ और भी हो सकते हैं तो हो सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं लूं, C डबल बॉन्ड C और इससे जुड़ा H, इससे जुड़ा H। देखिए इस कार्बन के पास अगर गौर से देखिए तो देखिए इस कार्बन के लिए हम सोच रहे हैं, इस कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड बन चुके हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड बन चुके हैं, जिसमें एक सिग्मा है, डबल में एक सिग्मा और एक पाई होता है। सिंगल है तो सिग्मा है, सिंगल है तो सिग्मा है। अब इसके बॉन्ड को अगर तोड़ दिया जाए तो देखिए यहां से सिग्मा बॉन्ड खत्म हो गया तो यहां बन गया फ्री रेडिकल। तो अब देखिए इसके पास आ गया एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, ये तो पाई है। और हाइब्रिडाइजेशन में तो पाई का कोई योगदान नहीं होता है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर चाहिए। तो इसके पास तो पाई है, पाई का तो कोई महत्व नहीं है, तो पाई खत्म हो गया। तो अब सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक फ्री रेडिकल, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 सिग्मा बॉन्ड से 2 हाइब्रिड, लोन पेयर तो 0 है तो 2 + 0 कितना होगा? 2, हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 तो क्या होगा? sp। तो ये भी एक प्रकार का फ्री रेडिकल ही है, क्योंकि यहाँ पे ये बॉन्ड को मैंने ईमानदारी से तोड़ा था, लेकिन ये क्या हो गया? sp हो गया। लेकिन अक्सर जो आपको रिएक्शन के दौरान मिलेगा वो इसी टाइप का फ्री रेडिकल मिलेगा कि कार्बन ऑलरेडी 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे होंगे, मतलब 3 सिंगल बॉन्ड बना रहे होंगे, और तब उसके पास एक बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन बचेगा, मतलब वही हमारा फ्री रेडिकल बनेगा। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि अक्सर इसके हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होता है। अब देखिए sp2 अगर होता है तो sp2 में अगर आपको शेप दिखाया जाए कि इसका शेप कैसे होगा, फटाफट इसको लिख दिया जाए, मैं मिटा दूंगा इसको। इसका अगर शेप, इसका आकृति, इसका बनावट अगर आप देखना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं। sp2 का शेप याद होगा, बहुत सारे बच्चे को मैं केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाता हूँ शेप और हाइब्रिडाइजेशन, तो वहाँ पे बताया होगा Y, अगर याद हो तो Y शेप मैं बताता था। Y कैसे बनता था तो मैं बना के आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ से अभी भाई मिल नहीं रहा, अभी मिलेगा ही नहीं। हाँ मिल गया। देखिए आप मॉलिक्यूल को देख सकते हैं, एक सिंगल, 2 सिंगल, तीसरा सिंगल। आप इसको अगर गौर से देखें तो देखिए ये काले कलुटे हमारे कार्बन है और इस कार्बन से उजले वाले हाइड्रोजन नीचे गया, एक हाइड्रोजन इधर गया, एक हाइड्रोजन इधर गया। गौर से देखिए, और इसका ये जो फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल इसके अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे जो जाते हैं और ऐसे जो जाते हैं इसमें है। जैसे देखिए ये कार्बन है, उससे एक हाइड्रोजन ऐसे,
एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे, थोड़ा समझिएगा। यहाँ कार्बन दिया, एक हाइड्रोजन इधर बोर्ड के तरफ, एक हाइड्रोजन आपके तरफ कैमरे की तरफ, और एक हाइड्रोजन मेरे तरफ, ऐसा है। अब इसके पास टोटल 3 हाइब्रिड 3 सिग्मा बॉन्ड है, और इसके पास यदि फ्री रेडिकल की बात किया जाए तो इस पे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होगा, इस पे परपेंडिकुलर होगा, यानी ये CH CH CH, तो इसका जो एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो एग्जैक्टली इस पे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा होगा, तो परपेंडिकुलर होगा। तो आप ऐसे भी जानते होंगे कि हाइब्रिड पे अनहाइब्रिड हमारे परपेंडिकुलर होते हैं। तो कार्बन से हाइड्रोजन, कार्बन से हाइड्रोजन, कार्बन से हाइड्रोजन, और इस पे हमारा एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे परपेंडिकुलर है, इस तरीके से रहेगा। तो आप इसके शेप को अगर गौर से देखा जाए तो ट्राई का मतलब होता है 3, तो देखिए 1 2 3, आप गौर से देखें तो आपको दिखाई देगा 1 2 3। गन का मतलब होता है भुजा यानी साइड, तो एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, और ये पूरी की पूरी आकृति को अगर आप देखेंगे तो ऐसे देखिए, ये हमारा हाथ का अपना एक प्लेन है, और इस प्लेन में अगर इसे ऐसे सेटल किया जाए तो आराम से आपके प्लेन में आ जाएंगे। इसका मतलब इसी डिजाइन का नाम रखा गया ट्राइगोनल प्लेनर। इसका नाम क्या रखा गया, ट्राइगोनल प्लेनर, यानी 3 भुजा अगर एक ही प्लेन में हो तो वहां से हमारे आकृति बनते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। अब इन तीनों को अगर गौर से देखा जाए तो देखिए, एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड। अब जितना एंगल यहां पे है इन दोनों के बीच में, उतना ही एंगल यहां पे है, उतना ही एंगल यहां पे है। तो अगर ये है x, ये भी x, ये भी x, तो कितना हो गया 3x, मिला के टोटल एंगल कितना 3x। और आप जानते हैं कि पॉइंट के अबाउट जो एंगल होते हैं वो कितना होता है, 360 होता है। तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, तो कितना होगा 3x बराबर कितना 360 डिग्री। तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा कितना 120 डिग्री। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसके शेप का नाम रखा गया ट्राइगोनल प्लेनर शेप। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप। और इसके बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली कितने, तो इसके बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 120 डिग्री आते हैं। तो सर यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसे लाइन ऐसे दे सकते हैं, इट हैज ट्राइगोनल प्लेनर शेप। इसका शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। अब इसके बॉन्ड एंगल की अगर बात किया जाए, इसका बॉन्ड एंगल कितना, जनरली 120 डिग्री। अब वही मैंने अभी यहाँ पे एग्जांपल बताया था, उसमें भाई 180 डिग्री पे पहुंच जाएगा, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन अक्सर जो फ्री रेडिकल के बॉन्ड एंगल होते हैं, वो फ्री रेडिकल का बॉन्ड एंगल जनरली कितने डिग्री होते हैं, 120 डिग्री होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बॉन्ड एंगल जनरली कितना डिग्री, 120 डिग्री। इसका बॉन्ड एंगल जनरली कितना होता है, 120 डिग्री होता है। अब देखिए, इसका शेप तो समझ गए होंगे, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होता है, वाई जैसा। इस आकृति का नाम हम लोग क्या देते हैं, अंग्रेजी का वाई। एक डंडा इधर जा रहा है, एक डंडा इधर जा रहा है, एक डंडा नीचे आ रहा है, तो वाई आपके ऐसे ही बनते होंगे। 2 डंडे ऐसे जाते हैं और एक डंडा ऐसे जाता है। इसी प्रकार से आपका वाई का निर्माण होता होगा, ऐसा ही। और ये सबके एंगल कितने, 120 डिग्री, ऐसे टाइप के निर्माण होते हैं। अब देखिए, एक चीज जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। सर फ्री रेडिकल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये चाहता है इलेक्ट्रॉन लेना। आप देख सकते हैं एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन, एक 7 इलेक्ट्रॉन, नहीं समझे। तो इसके पास ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये चाहता है इलेक्ट्रॉन लेना। ये रोड पे चिल्लाता है, दे 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 दे, मेरे बीबी को टीबी है, अम्मा को दम्मा है, दे दे। इस प्रकार से ये ऐसे लोगों को देख के सुकून महसूस करता है जो इसे इलेक्ट्रॉन देता है। अब आप भी जानते हैं ये बात कि इलेक्ट्रॉन देने वाले को कहते हैं प्लस आई ग्रुप,
और इलेक्ट्रॉन लेने वाले को बोलते हैं माइनस आई ग्रुप। तो चूंकि इसके पास 7 ही इलेक्ट्रॉन है, ये चाहता है कि काश अगर मुझसे कोई ऐसा ग्रुप जुड़ जाए जो मुझे इलेक्ट्रॉन धकेल धकेल के दे, यानी इलेक्ट्रॉन देने वाले हो, तो इलेक्ट्रॉन देने वाले को क्या बोलते हैं? प्लस आई ग्रुप। अब अगर फ्री रेडिकल को कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो वो ग्रुप कौन सा होगा? प्लस आई ग्रुप होगा। और प्लस आई ग्रुप का काम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन देने वाला। तो बताइए, जिसे इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो इलेक्ट्रॉन के लिए परेशान है, जो हर क्षण इलेक्ट्रॉन को खोजता है, जिसे इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत है, काश अगर कोई अगर उसे इलेक्ट्रॉन दे दे तो उसके जिंदगी में तबाही नहीं आएगी, सुकून महसूस होगा। मतलब इस फ्री रेडिकल को खुशी महसूस होगा, यानी ये उस अवस्था में जीना पसंद करेगा, यानी इसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसके पॉइंट, कि प्लस आई ग्रुप आएगा और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। सर, फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, और कोई ऐसा ग्रुप आ जाए जो इलेक्ट्रॉन इसे देता है, तो सर इलेक्ट्रॉन देने वाले कौन से ग्रुप होते हैं? प्लस आई ग्रुप होते हैं। तो काश यदि प्लस आई ग्रुप आएगा तो इस फ्री रेडिकल के इलेक्ट्रॉन की जो कमी है उस कमी को पूरा करेगा, और ये फ्री रेडिकल आराम से सुकून के साथ जिएगा, मतलब इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो याद रखना कि अगर प्लस आई का पावर होगा ज्यादा, सोचिए प्लस आई का पावर होगा ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन देगा ज्यादा और इसकी कमी पूरा हो जाएगा ज्यादा, तो इस बेचारे को सुकून मिलेगा ज्यादा, यानी इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगा ज्यादा। यानी जिस प्लस आई ग्रुप का पावर ज्यादा होगा उसी से जुड़े हुए फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो देखिए, मैं एक लाइन लिख सकता हूं, एक चीज यहां से, क्या चीज? तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई ग्रुप अटैच्ड। जो प्लस आई ग्रुप अटैच रहेगा उसकी अगर स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा तो ऑलरेडी वहां से फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा। आप ही सोचिए ना, जो इलेक्ट्रॉन देने में कोई कमजोर है और कोई इलेक्ट्रॉन देने में ज्यादा ताकतवर है, तो इस बेचारे को तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जो ताकतवर है इलेक्ट्रॉन देने में वो इसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा, तो उस अवस्था में इसे खुशी ज्यादा मिलेगा। यानी हम ये कहना चाहते हैं प्लस आई पावर ज्यादा, मतलब इस ग्रुप का इलेक्ट्रॉन देने की पावर ज्यादा, तो फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी होगा ज्यादा, क्योंकि इसे सुकून मिलेगा ज्यादा, क्योंकि इसका कमी पूरा हो जाएगा ज्यादा। लेकिन यहीं पे अगर माइनस आई ग्रुप आ जाए तो सोचिए, माइनस आई ग्रुप का पावर ज्यादा, अगर यहीं पे माइनस आई ग्रुप अगर आ जाएगा, आप ही सोचिए, तो माइनस आई ग्रुप आएगा तो इलेक्ट्रॉन देने के बजाय वो क्या करेगा? खींचेगा। तो इसका मतलब, क्योंकि सर इसे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी है और ऐसे ग्रुप आगे जो इलेक्ट्रॉन इसी से खींचने लगा, एक तो बेचारे पहले से ही कमी में जी रहा है और ऊपर से कोई ग्रुप आया जो इलेक्ट्रॉन खींचने लगा, तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले कौन ग्रुप होंगे? माइनस आई ग्रुप। तो अगर माइनस आई का पावर ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा खींचेगा। एक तो कमी है, इससे परेशान है, ऊपर से ज्यादा खींचने लगा और ज्यादा परेशान हो जाएगा, मतलब इस फ्री रेडिकल में तबाही काफी ज्यादा आ जाएगा। तो इसका साफ मतलब निकलता है कि माइनस आई का पावर ज्यादा तो मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ज्यादा, मतलब इस फ्री रेडिकल में जिंदगी में तबाही मिलेगा ज्यादा, मतलब ये सुकून के साथ नहीं, ये परेशानी के साथ जिएगा, यानी इसका स्टेबिलिटी घट जाएगा। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी जो होगा वो माइनस आई पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा।
यहां पे लिखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई ग्रुप अटैच्ड, स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई ग्रुप अटैच्ड, यानी माइनस आई ग्रुप जो जुड़ा होता है उसके स्ट्रेंथ का। क्योंकि आप जानते हैं माइनस आई ग्रुप का पावर ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ज्यादा, तो मॉलिक्यूल को तबाही मिलेगा ज्यादा, मतलब उसे सुकून मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगा कम। इसका मतलब माइनस आई ग्रुप का स्टेबिलिटी के साथ, फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी के साथ उल्टा संबंध है, जबकि स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल का प्लस आई के साथ उल्टा संबंध है। यहां तक कि सारी बातों को उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और हमारी अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो पक्के से एक लाइक का बटन जरूर दबाएं, और लगातार सेवा जारी रखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जितने वीडियो को शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, वही हमारी सपोर्ट होती है आपके लिए। और यदि आप केमिस्ट्री का पूरे चैप्टर का पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉल करें, क्योंकि हमारी पूरी पढ़ाई 11th और 12th की जो कंपटीशन की पढ़ाई है वो सेपरेट ऐप पे दी जाती है। इस पे बस ऑर्गेनिक के कुछ ही बातों को दिया जा रहा है। हमारा नंबर है 9852106210। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू।